जीरो से लेकर हीरो बनने तक के सफ़र की हमने जानकारी ली और अभी भी ये सफ़र बदस्तूर जारी है। इनके अंदर उमंग है काम करने की और मेरे स्वभाव में नहीं है। चाय की दुकानों में बैठना, पान की गुमटियों में खड़े होना, फालतू बात करना, एक बात करो लोग उस बात का बतंगड़ बनाते हैं। एक लड़का जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी घर को आगे ले जाने की, एक ऐसा लड़का जो जमींदार का लड़का था। जमीन पर्याप्त थी लेकिन आगे का भविष्य तय नहीं था। एक ऐसा लड़का जिसने बस की कंडक्टरी से लेकर के रेलवे के 1 नंबर के ठेकेदार से लेकर के ब्लॉक प्रमुख और इसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष तक का सफर तय किया। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। मैं अनुज हनुमत आपके साथ और आज लेकर आया हूं एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची कहानी लेकर जिससे आप इंस्पायर होंगे और साथ ही आप ये भी समझेंगे कि कैसे एक नए सफर को तय किया जाता है और जब मंजिल का पता ना हो इसके बाद भी आप एक कामयाब व्यक्ति बनकर समाज को एक सफल कहानी प्रस्तुत करते हैं जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले। मैं बात कर रहा हूं चित्रकूट के सबसे पिछड़ी तहसील के मानिकपुर निवासी विनोद कुमार द्विवेदी जी का। विनोद द्विवेदी जी का सफर बेहद संघर्षमय रहा है। आज वो हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि वह बेहद सफल व्यापारी भी रहे, व्यवसायी भी रहे। इसके साथ साथ जब राजनीति में कदम रखा तो डकैतों के समय में वो ब्लॉक प्रमुख बने और उन्होंने विकास के नए आयाम रचे। इसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष भी रहे और क्या उनकी कहानी रही सफलता की और कैसे राजनीति में प्रवेश किया, इस सब पे हम बात करेंगे। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्राउंड जीरो में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि शुरुआत कैसे हुई, कौन सा वो समय था जब परिवर्तन आपको समझ में आया जीवन में और ये लगा कि जमींदार का बेटा आगे बहुत कुछ कर सकता है। अनुज जी, मैं एक जमींदार परिवार में पैदा जरूर हुआ था, लेकिन विरासत में हमारी राजनीति में भागीदारी शून्य थी, व्यवसाय या व्यापार में भी भागीदारी शून्य थी। मात्र एक सहारा था जमीन। हम जमींदार थे, हमारे पास जमीनें थी। पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, जमींदारी ठसका था। किसी अफसर से कोई बात हुई, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद केवल मात्र एक काम रह गया, जमीनें बेचना और घर का खर्च चलाना। मैंने इंटर तक की पढ़ाई पूरी की। इंटर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरी शादी हो गई 17 साल की उम्र में। जब मेरी शादी हुई मैं बहुत चिंतित हुआ कि अब घर के खर्चे कैसे चलेंगे, मेरा व्यक्तिगत खर्चा कहाँ से चलेगा। हमारे पास एक स्वराज ट्रैक्टर था 3 साल पुराना। उस ट्रैक्टर से मैंने शुरुआत किया और जीरो से शुरुआत किया। मेरे पास 1 रुपये भी नहीं थे। मेरा एक मित्र था अनिल, उसकी माँ ने 500 रुपया दिया पत्थर गिरवाने के लिए। उसी से मैंने डीजल भरवा के उनका पत्थर गिराना शुरू किया। वहीं से मेरा व्यापार चालू हुआ। धीमे धीमे इसके बाद मैंने थोड़ी प्रगति की ट्रैक्टर से, तो एक रामपुरिया जंगल में मैंने पत्थर की खदान बनवाई, खदान का काम किया। उससे कुछ पूंजी मेरे पास इकट्ठा हुई। जब उससे मेरे पास कुछ पैसा आया तो मैंने 1 साल आंवले का काम किया। जंगल में आंवले का जंगल लिया, नीलामी में आंवले का काम किया। उससे तो कुछ पूंजी अर्जित हुई। उसके बाद जब कुछ पूंजी अर्जित हुई तो मैंने रेलवे में ठेकेदारी शुरू किया। बहुत छोटे, उससे 1 लाख 1.5 लाख के काम, 2 लाख के काम इस तरह लेते थे। लेकिन मैंने अपने जीवन में परिश्रम अटूट किया, कभी पीछे नहीं हटा। और मेरी एक मानसिकता थी कि मैं किसी से उधार पैसा लेके काम नहीं करता था। जितना मेरे पास होता था उसी व्यवस्था में मैं अपना काम करता था। न कभी लोन लिया, न कभी किसी से उधार पैसा लिया। इसके बाद धीमे धीमे बढ़ते गए, काम भी बढ़ता गया। जब काम बढ़ा तो थोड़ी पैसे की आय भी बढ़ी। इसके बाद 2008 में मेरी मुलाकात यहाँ के पूर्व विधायक दद्दू प्रसाद से हुई। क्योंकि उस समय बदमाशों का आतंक था, ददुआ यहाँ फेमस था। उनको चुनाव लड़ना था, कोई व्यक्ति उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। और असलियत यह है कि मैं दद्दू प्रसाद यहाँ 15 साल विधायक रहे, मैं उनको पहचानता नहीं था। राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं, जीरो रहा। मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप मेरा साथ दीजिए। मैंने कहा कि विधायक जी, मैं ठेकेदार आदमी, हर जगह जंगल में जा के काम करता हूँ और मैं बदमाशों से तो पंगा नहीं ले सकता। आपके पीछे, चूंकि उनका बदमाशों से मन बिगाड़ था, उनको कोई साथी नहीं मिल रहा था। लेकिन वो फिर दोबारा आए मेरे पास, फिर तीसरी बार आए तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा। और जब वो अपने प्रचार के लिए मानिकपुर आए
तो यहाँ कई दादुओं को से उन्होंने संपर्क किया, लेकिन सबने मना कर दिया। मेरे पास राइफल थी, एक रिवॉल्वर था, मेरे पास मार्शल गाड़ी थी। मैं गाड़ी लेके मैंने कहा चलिए जहाँ चलना हो, और मैंने घूम घूम के उनके साथ सारी जगह प्रचार करवाया। संयोग रहा कि वो चुनाव जीत गए और मंत्री बन गए, और 6 महीने बाद डकैत ददुआ का भी सफाया हो गया। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आप में राजनीतिक गुण हैं और मैं आपको राजनीति में लाऊंगा। चूंकि यहाँ दिनेश मिश्रा ब्लॉक प्रमुख थे, वो विधायकी का चुनाव लड़ गए। जब विधायकी का चुनाव लड़ गए, विधायक बन गए, तो ब्लॉक प्रमुख की जगह खाली हो गई। तो उन्होंने कहा कि ब्लॉक प्रमुख बन जाइए, लेकिन चूंकि मैं शून्य था राजनीति में, मुझे राजनीति का कोई काखा गाखा आता नहीं था। मैं सोचूं कि ब्लॉक प्रमुख बनूंगा तो क्या करूंगा, कैसे करूंगा, जब मैं कुछ जानता नहीं हूं। ये बात उनसे भी मैंने कही, उन्होंने कहा कुर्सी सब सिखा देती। फिर मैं गया, रानीपुर में बीडीसी का चुनाव होना था, बीडीसी की जगह रिक्त थी। आप वहीं से लड़े? वहीं से लड़े, रानीपुर और ये गिद्धौरा से। मेरे सामने एक बहुत धुरंधर व्यक्ति आया चुनाव लड़ने के लिए, जो राजनीति का पुरोधा था, जिसे पूर्व सांसद भैरव प्रसाद का भांजा था। दिनेश मिश्रा वर्तमान विधायक थे, और मैं तो जीरो था, मेरे पास एक ताकत वही दद्दू प्रसाद थी। तो गया चुनाव लड़ने। चुनाव में काफी कुछ जोर आजमाइश की गई, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, लड़ा चुनाव। और उन लोगों के द्वारा फर्जी वोटिंग भी कराई गई, सब कुछ कराया गया एक प्रकार। चूंकि मैं इसमें मर्मज्ञ नहीं था, कुछ जानता नहीं था, लेकिन हनुमान जी की कृपा थी कि मैं 6 वोटों से चुनाव जीत गया। वो भी एक समय था बदलाव का। हाँ, एक बदलाव का समय था। 6 वोटों से चुनाव जीत गया। जीतने के बाद फिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ। ब्लॉक प्रमुख लड़ा मैं, ब्लॉक प्रमुख में मेरी अच्छी खासी जीत हुई। फिर ब्लॉक प्रमुख का भी मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। मैंने उसमें भी, अच्छा, बहुत महंगा चुनाव कहा जाता है ब्लॉक प्रमुख, तो आपके समय में क्या ऐसा हुआ था? खरीद महंगा था? महंगा था जी, महंगा था, बिल्कुल था। और सत्ता पार्टी की तरफ से कोई दबाव उस तरीके से सपोर्ट रहा होगा? सपोर्ट तो रहा, क्योंकि मंत्री जी अपने साथ रहे, दद्दू प्रसाद, तो राजनीतिक सपोर्ट। तो फिर एक जमींदार का लड़का ब्लॉक प्रमुख बन गया। जी, क्या था मन में कुर्सी में बैठने के बाद? ब्लॉक प्रमुख बना। मेरे लिए एक आश्चर्यचकित घटना थी, जिसके लिए मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी दिमाग में नहीं आया था। तो मेरे लिए एक आश्चर्यचकित घटना थी, लेकिन उस पद का भी मैंने बड़ा सदुपयोग किया। इलाके में कई जगह मैंने रोडें बनवाई, जहाँ रोडें लोग नहीं बनने दे रहे थे, और चेक डैम टूटे पड़े थे, चेक डैमों को सुधरवाया। इस तरह से अच्छा, आपके कार्यकाल का कोई भ्रष्टाचार कभी उठा ही नहीं उठा। तो ये जो एक जिद है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, ये क्या अपने मन में स्वतः रहता है, या हमें ये लगता है कि नहीं हम एक सामने प्रेरणा पैदा करेंगे लोगों के लिए, ऐसा कुछ है? मन में स्वतः रहता है कि देखिए, भ्रष्टाचार करना बहुत गलत है। जो भी काम करिए, और मैं सबको कहता हूँ कि अगर नियत साफ है, ईमानदारी और नियत दो ही जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते हैं। अगर 2 चीजें हमने अपना ली तो हमको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर नियत में खोट आ गई तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। फिर नगर पंचायत अध्यक्ष भी बन गए आप? हाँ, तो उसके बाद ब्लॉक प्रमुखी खत्म हुई, फिर मैं अपना जुट गया रेलवे ठेकेदारी नहीं छोड़ी आप? ठेकेदारी उस समय भी नहीं छोड़ी, जब ब्लॉक प्रमुख था। वहाँ भी नंबर 1 के ठेकेदार? नंबर 1 के। तो ठेकेदारी में लग गया। फिर नगर पंचायत की सीट सामान्य हुई। ये भी कब बड़ी घटना थी? बड़ी घटना थी। तो मैंने सोचा नहीं था मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, कहा किसने? कैसे मन में आया? कौन ऐसे लोग आए कि भाई? मेरे पास कई लोग आए कि हमारी मदद करिए। तो मेरा एक साथी था पुनीत, तो उसने कहा कि या तो चुनाव खुद लड़िए, या तो आप घर में बैठिए। ठीक है। मदद की भी कहानी बता रहा हूँ। यहाँ एक श्याम बिहारी यादव है, रानीपुर का, तो ब्लॉक प्रमुख रह चुका है। उसकी मैंने मदद की, 15 लाख रुपए अपने जेब से लगाया, उसको ब्लॉक प्रमुख बनवाया। और ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद उसने मेरा ही विरोध चालू कर दिया। तो यहाँ से आपको सीख मिल गई? यहाँ से मुझको सीख मिल गई कि अब लड़ना है, लड़ाना नहीं है। तो जबकि क्षेत्र की तो यही रही है तस्वीर। हाँ, लड़ाते लोग ज्यादा थे। तो
चेयरमैनी का चुनाव उसने कहा कि या तो आप खुद लड़िए या तो घर में चुपचाप बैठिए। लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा थी, जब हम मानिकपुर की रोडों से निकलते थे इतनी जाम की स्थिति बनती काफी थी, सकरी रोडें थी, काफी सकरी रोडें थी। अच्छा, यहाँ सारे 80 चेयरमैन रहे, तो उस नगर पंचायत की भ्रष्टता देख के मन में कहीं ना कहीं था कि यार इसको साफ सुथरा किया जाए। एक जिज्ञासा थी मन के अंदर कि नगर को अच्छा बनाया जाए। तो मैं लड़ गया चुनाव, लड़ गया, संयोग रहा, जीत गया। बहुत कम दिनों का था। ये लोग कहते नहीं कि अचानक एंट्री हुई जी, चुनाव चिन्ह भगोना जी, और भगोना में एकदम मतलब जीत गए। जैसे लोग ये कहते हैं कि कुछ तय ही नहीं था विनोद द्विवेदी लड़ेंगे, कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि संघर्ष हम लोग किए और बाजी मार ले गए विनोद द्विवेदी। तो ये जो एक मन में लोगों के रहा कि भाई वो क्या था, राज क्या था जीतने का? राज अनुज देखिए, ईश्वर भी कहीं ना कहीं है। हाँ, वो देखता है। उसने लोगों की नियत देखी। हाँ, लोगों को जो सोच थी कि नगर पंचायत की कुर्सी मिल जाएगी तो हम करोड़पति बन जाएंगे। नगर भ्रष्टाचार हुआ भी था उसके पहले। हुआ था। नगर के विकास की किसी की सोच नहीं थी, न किसी की नियत सही थी। तो ईश्वर ने नियत के कारण मुझको वो पद दिया, और जब वो पद दिया तो मैंने पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ। अच्छा, मुझे वाकया याद है रिपोर्टिंग के दौरान, जब आप चौड़ीकरण में थे तो बहुत विरोध हुआ। लोग बोले तानाशाह हो गया है विनोद द्विवेदी, रोड चौड़ी कराने के नाम पे मकान गिरवा रहा है, और इतना सारा हुआ। आज सब चैन, एकदम चैन है सबको, सब लोग कह रहे हैं स्वर्ग हो गया मानिकपुर। तो उस समय जो विरोध झेलना पड़ा वो कैसा था? कैसे कैसे लोग विरोध कर रहे थे, क्या चल रहा था, कुछ शेयर करेंगे क्या? लोगों ने बहुत विरोध किया, और कोई भी अच्छा काम करो उस अच्छे काम का शुरुआत में विरोध होता है, चाहे जो आप अच्छा काम करो। तुलसीदास जी ने रामायण लिखना शुरू किया तो क्या लोगों ने विरोध नहीं किया? आज उस रामायण की कितनी पॉपुलरिटी है। तो कोई भी अच्छा काम करो, लोगों ने मेरी जांचें लिखी, मेरे खिलाफ अनशन में बैठे, धरना दिए, भी देते थे वही लोग। हाँ, कि ये सबसे अच्छे नगर पंचायत हैं। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था कि दोबारा मुझको कोई चुने या ना चुने, मैं बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं 5 साल का समय मिला है तो मैं अच्छा काम करूंगा। और आप भी इस नगर के निवासी हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने 5 साल तक मुझसे जितना हो सका उतना मैंने किया। अच्छा, इसके बाद फिर सीट बदल गई? फिर सीट बदल गई। फिर एक ऐसा भूचाल आया तो लोग बोले कि विनोद द्विवेदी एकदम मतलब जिता दिए अपने कैंडिडेट को। ये क्या था? असल में जब लोग 5 साल से जितने भी भ्रष्टाचारी थे, माफिया थे, वो 5 साल तक ये आस लगाए बैठे थे कि अब तो ये हटेगा, जब हटेगा तो फिर हम उसी तरह से कैप्चर करेंगे पंचायत को। 5 साल बाद जब हरिजन सीट आई, SC महिला, तो मैंने एक SC महिला तैयार किया, मैंने उसका सपोर्ट किया। कितनी बड़ी चीज है, मतलब ये भी जी, लोग जमींदारों के ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि किसी को क्यों बढ़ाएंगे। नहीं, मैंने उसको एक घर में झाड़ू पोंछा करने वाली औरत सम्मान दिया आपने। मैंने वो सम्मान दिया कि आज वो नगर की अध्यक्षा है और चेयरमैन है। मैंने उसको तैयार किया, उसको चुनाव लड़ाया। धन्यवाद देता हूं बस्ती के लोगों ने कि लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया। लोगों ने चेहरा नहीं देखा, लोग कह रहे थे कि अब विनोद द्विवेदी ही लड़ रहे हैं, ऐसा था। उनका ये मानना था कि विनोद द्विवेदी ही चुनाव लड़ रहे हैं, और ये मान के उन्होंने 3,500 मतों से जीत दिलाई। तो क्या इसके आगे अब विधायकी तक आगे कैसे? अभी कुछ सोचते नहीं आप? मैं सोचता कुछ नहीं अनुज कभी जो सामने आ गया। अच्छा, एक वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, जैसे आज के लड़के हैं वो अंदाजा नहीं लगा पाते। वो क्या समय था जब आप बस चलती थी, और वो समय याद करके आप कैसा लगता है कि किस तरीके का टाइम था वो करबी से मानिकपुर, और बड़ा संघर्षशील रहा होगा? बहुत संघर्षशील रहा, बहुत संघर्षशील रहा। असल में बस में मैं 1/3 का पार्टनर था। बस एक जब ट्रैक्टर से और खदान से कुछ पैसा इकट्ठा हुआ तो एक बस हम लोगों ने खरीदी। मानिकपुर से टिकरिया चलवाते थे, तो वहाँ मानिकपुर से डकैत एरिया था, उधर डकैत एरिया था। लेकिन बहुत संघर्ष झेले, बता तो रहा हूँ आपसे, बहुत संघर्ष। अच्छा, कोई ऐसा वाकया आपको याद हो जिससे लगता हो कि हाँ ये मैं अगर ना किया होता तो आज यहाँ ना होता? निर्णय, कोई ऐसा निर्णय शुरू में जो ऐसा आपको कभी भी आज भी याद आता हो कि हाँ ये कर दिया तो ठीक है? मन के अंदर सदैव एक कौतूहल होता था। हम लोगों को देखते थे कि अच्छी गाड़ियों में चल रहे हैं, 4 असलहाधारी पीछे बैठे हैं, तो हम लोगों के लिए सपना था वो चीज। सोचते थे कि यार क्या कभी हम भी इस लाइन में पहुंच सकते हैं। उस हिसाब से हमने अपनी मेहनत बढ़ाई,
और बहुत मेहनत किया, दिन रात अटूट मेहनत किया, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। ठेकेदारी में भी मतलब रात में 12-12 बजे तक साइट पे खड़े होकर काम करवाता था मैं। कभी आपने विकल्प नहीं चुना ना कि अपने को धूप ना लगे दूसरे को लगे? ना ना, ऐसा कुछ नहीं। मेरे मुनीम मुंशी माथा पकड़ के बैठ जाते थे, मैं खड़ा रहता था। अच्छा, एक दिन में आप 500 किलोमीटर का सफर तय किए गाड़ी से? हाँ किया हूँ। 500 नहीं, मतलब 700 किलोमीटर। सुबह यहाँ से 4 बजे मैं निकलता था और 9:30-10 बजे झांसी पहुंच जाता था। दिन भर वहाँ काम करता था, खाना भी नहीं खाता था। ड्राइवर को पैसे देता था, तुम जाके खाना खा के आओ। मैं ऑफिस में पूरा 10 से लेके 6 बजे तक अपना काम देखता था और फिर वहाँ से 6 बजे चलूँ तो कभी सेव ले लें, कभी अमरूद ले लें, कभी कुछ नाश्ता टाइप ले लें और फिर आके मानिकपुर में 11 बजे रात खाना खाता था अपने घर में। अच्छा, इतना संघर्ष किया आपने, परिवार भी आपने संभाला और इसी दौरान पत्नी वियोग भी आपको हुआ। अच्छा, मेरे इस बढ़ने में, मेरे आगे जाने में मेरे पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा योगदान। वो सदैव मुझको प्रेरित करती रहती थी। घर भी संभालना उनके साथ। अच्छा, पुत्र का डॉक्टर बनना जो था, क्या वो भी एक सपना था क्या कि वो सपना पूरा हो गया? लोग अमूमन कहते हैं कि बड़े घर के लड़के बिगड़ जाते हैं जी, लेकिन जब बड़े घर का लड़का बन जाए, एक गौरव बन जाए कि डॉक्टर बन गया, वैसे भी क्षेत्र में डॉक्टर नहीं है, तो कैसा लगता है? आगे क्या योजना है? असल में अनुज जी, मैं ठेकेदारी का काम करता था तो मैं जानता था कि ये कितना कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। तो मैंने लड़के को उस जॉब की तरफ न करके मैंने एक दूसरा जॉब उसके लिए देखा कि ये जो मेडिकल वाला वो है, ये बहुत ही ठीक ठाक है। और मैंने उसको भी प्रेरित किया कि बेटा मेहनत करो, पढ़ाई करो, अपनी लाइन चेंज करो। ईश्वर ने हमें सब कुछ दे रखा है, अब तुम अपनी जीवन यापन के लिए अपनी लाइन बना लो। और उसने मेहनत किया, सफल हुआ। बाहर नहीं भेजा आपने, अपने मानिकपुर में ही यहाँ के लोगों की सेवा में लगा दिया है? भाव है क्या कुछ क्षेत्र के लिए कि? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। उससे मैं कसम रूप से कह रहा हूँ, मैंने उससे कहा है कि देखो बेटा, पैसा कमाने की नीयत से बहुत काम न करना, तुम्हारा जीवन यापन हो, लोगों की सेवा हो। यहाँ कोई भी MBBS डॉक्टर नहीं है, सब झोला छाप डॉक्टर हैं, लोगों से लूटते हैं, मार डालते हैं, मर्ज कुछ है, दवा किसी चीज की करते हैं। तो इस भाव से इसके पहले अभी वो 2 साल मेडिकल कॉलेज बांदा में रहा, मैंने फिर वहां से रिजाइन करवा के मैंने कहा तुम यहीं अपना अस्पताल खोलो, जो कुछ भी ईश्वर दे रहा है उसमें संतोष मानो और यहाँ लोगों की सेवा करो। युवाओं को क्या मंत्र देंगे, क्योंकि आज का युवा बहुत कम अपने आप बारे में सोचता है भविष्य? युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यवसाय में, जहाँ भी रहें, अपना मन साफ रखें, अपनी नीयत साफ रखें, ईमानदारी मूल मंत्र। ईमानदारी रखे काम, ईमानदारी रखे काम। वो चाहे जिस तरह की ईमानदारी हो, ईमानदार होना चाहिए। अच्छा, आपके बारे में एक अंतिम प्रश्न ये भी कहा जाता है कि आप अपने काम से काम रखते हैं, आप ना किसी का कोई अनभला करने का सोचते, काम से सीधे घर आ जाना। ये जो एक नीति है, क्या ये बनाई है आपने या आपको विरासत में मिली? ये कैसे आपने चैलेंज स्वीकार? ये मैंने बनाई है, मेरे स्वभाव में नहीं है। चाय की दुकानों में बैठना, पान की गुमटियों में खड़े होना, फालतू बात करना, एक बात करो लोग उस बात का बतंगड़ बनाते हैं। इसलिए सीधे अपना काम और अपना घर ही अपना ठिया है। यहाँ 10 लोग आ गए, बैठे, पूरे नगर के बारे में, सब लोगों के बारे में एक आम चर्चा हुई, उससे कई सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, नगर की सब पता चल जाता है। चलिए, धन्यवाद ग्राउंड जीरो से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे विनोद द्विवेदी, जिनके जीरो से लेकर हीरो बनने तक के सफ़र की हमने जानकारी ली और अभी भी ये सफ़र बदस्तूर जारी है। इनके अंदर उमंग है काम करने की और लगातार ये प्रतिबद्ध हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए। अपने ही नहीं, अपने बेटे के द्वारा भी ये चाहते हैं कि समाज की सेवा होती है। फिर मिलते हैं किसी एक नई सच्ची कहानी के साथ और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका मूल मंत्र क्या है और जिससे आप सभी को प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद।